अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रहा मतभेद फिलहाल के लिए, शब्दों पर गौर करिएगा, फिलहाल के लिए सुलझा लिया गया है। योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य अब एक हो गए हैं और केशव मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। लेकिन ये अभी सब कुछ फिलहाल के लिए है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक पटकथा लिखी और उस पटकथा में नेतृत्व को लेकर चल रहे असमंजस को दूर कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि केशव मौर्य के घर हुए लंच डिप्लोमेसी के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 बड़े पदाधिकारियों ने, मैंने डिबेट में 2 दिन पहले भी इस बात का जिक्र किया था जिस दिन ये लोग मिले थे, कि राजनीतिक लोग कभी किसी को यूं ही लंच पर नहीं बुलाते हैं। तो जिन केशव मौर्य ने 4.5 साल में कभी योगी आदित्यनाथ को लंच पर नहीं बुलाया, या जो योगी आदित्यनाथ कभी 4.5 साल में केशव मौर्य के घर की तरफ देखे भी नहीं, आज वो उनके घर पर अचानक क्यों गए? दरअसल इस बात को लेकर दोनों नेताओं में मतभेद था कि नेतृत्व कौन करेगा। टेलीविजन चैनल्स के 5 इंटरव्यू में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि नेतृत्व कौन करेगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लखनऊ में बैठकर कोई नेतृत्व की बात नहीं कर सकता है। यानी उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व को मानने से इनकार किया था उस वक्त। तब भी उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की बात कही थी। यानी केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली की लाइन पर चल रहे थे। उसके बाद बदलाव हुआ, काफी दिनों तक तलखी रही, लखनऊ और दिल्ली में घमासान रहा। बीएल संतोष को 3 बार 1 महीने के भीतर आना पड़ा पर्यवेक्षक के रूप में, मंत्रियों से बात करनी पड़ी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात करनी पड़ी, और तभी केशव प्रसाद मौर्य की बात सुनकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी धमाका कर दिया और उन्होंने कहा कि नेता कौन होगा ये तो दिल्ली तय करेगा और भी चुनाव के बाद तय होगा। तो ऐसा लगता है कि संघ ने योगी और केशव के बीच के मतभेद को दूर करने के लिए अपने 3 प्रमुख नेताओं को तैयार किया। यह जिम्मेदारी मिली दत्तात्रेय होसबोले को, जो आरएसएस के 2nd लेफ्टिनेंट हैं, और अब उनका 2024 तक केंद्र लखनऊ ही रहेगा। यानी 2024 तक दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ ही रहेंगे। दूसरे हैं कृष्ण गोपाल, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच राजनीतिक कड़ी हैं। और तीसरे सज्जन हैं क्षेत्र प्रचारक और आरएसएस के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता अनिल कुमार। ये तीनों योगी समर्थक हैं और ये तीनों योगी आदित्यनाथ को नेतृत्व को बढ़ाना चाहते थे। शायद केंद्र से भी यही निर्देश रहा होगा और आरएसएस का भी यही मत रहा होगा। इसीलिए जो बैठक कभी नहीं हुई वो बैठक हुई और केशव प्रसाद मौर्य के घर हुई लंच में डिप्लोमेसी में यह तय हुआ कि केशव मौर्य योगी के नेतृत्व को स्वीकारेंगे, क्योंकि दिल्ली का यही मत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही मत है, और उस मत को केशव प्रसाद मौर्य ने स्वीकार कर लिया। लंच के बाद हंसते मुस्कुराते दोनों लोग बाहर निकले और ये बताया कि यह सब कुछ मीडिया की कपोल कल्पना थी और यह कहा गया कि यह सब कुछ मीडिया क्रिएटेड था। अब आप बेहतर जानते हैं कि यह किसका क्या क्रिएटेड था। उसके बाद केशव मौर्य ने कहा कि योगी और हम साथ हैं और बीच में अगर कोई दीवार आई तो उस दीवार को गिरा देंगे। गौर करिएगा इस बयान पे, योगी और हम साथ हैं, बीच में दीवार आई तो उस दीवार को गिरा देंगे। अब कौन सी दीवार आ रही है वी डोंट नो, हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लंच डिप्लोमेसी में यह बात तय हो गई कि केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच के मतभेद बीजेपी ने नहीं, आरएसएस के 3 बड़े नेताओं ने सुलझाए हैं। अब अंदर खाने क्या बात हुई है, केशव प्रसाद मौर्य को क्या मिला, उनके हिस्से में क्या आया, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कभी कोई समझौते राजनीति में और युद्ध में एक तरफा नहीं होते हैं। जब तक दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है तब तक राजनीति और युद्ध में फैसले किए नहीं जाते और माने नहीं जाते हैं, अगर होते भी हैं तो यह तो तय हो गया कि योगी के नेतृत्व में चुनाव होगा। बट केशव मौर्य को क्या मिला? सार्वजनिक रूप से केशव प्रसाद मौर्य को अभी कुछ नहीं मिला है। अब आरएसएस ने उनसे क्या कमिटमेंट किया है यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। आने वाले वक्त में उनकी भूमिका क्या होगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। क्या सिर्फ ओबीसी वोटों के लिए या ओबीसी समाज के भीतर बेहतर संदेश के लिए केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी नेतृत्व ने नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मनाया है? ये इस बात में दम है। दम इसलिए है कि इसके पहले का कोई उदाहरण नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इतनी गहरी दिलचस्पी लेता हो। और भी राज्यों में चुनाव होते हैं, और भी राज्यों में नेताओं के बीच मतभेद रहा है, लेकिन आरएसएस इतनी एक्टिव भूमिका में अब के पहले कहीं नहीं रहा है। और मैं ये बात प्रमाण के साथ कह सकता हूं। बहुत राज्यों में मतभेद है बीजेपी नेतृत्व में, लेकिन आरएसएस सुधर पलट कर देखता नहीं है। लेकिन इस मतभेद को सुलझाने के लिए आरएसएस ने अपने 3 टॉप के नेता लगाए। दत्तात्रेय होसबोले के बाद अब तो सिर्फ डॉक्टर मोहन भागवत बचते हैं। तो आप लेवल समझ सकते हैं कि इस पूरे क्राइसिस का मैनेजमेंट कितने महत्वपूर्ण तरीके से किया गया। ये बात आपको कोई चैनल और अखबार वाला नहीं बताएगा, ये बात सिर्फ यहीं पता चलेगी आपको। मैनेजमेंट कितना हाई लेवल का हुआ, यानी बीजेपी नेतृत्व तो खामोश है कि भैया हमसे कोई मतलब नहीं है, आप लोग जाओ बात कर लो। बीजेपी का कोई नेतृत्व केंद्र का इन दोनों के बीच समझौता कराने नहीं आया। समझौता किसने कराया? दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल और अनिल कुमार ने। और ऐसी प्रचलित मान्यता है आरएसएस के भीतर कि तीनों लोग योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं। अब अंदर डील क्या हुई वी डोंट नो, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं आरएसएस पॉलिटिक्स में एक्टिवली उत्तर प्रदेश में इन्वॉल्व हो रहा है और बीजेपी नेताओं के मतभेद को दूर कर रहा है। क्या मतभेद दूर होंगे? बड़ा प्रश्न है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी को दूर किया जाएगा? और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो जून माह चल रहा है, अक्टूबर तक न जाने कितनी परिस्थितियां बदलेंगी। क्या आरएसएस हर बार बीजेपी उत्तर प्रदेश की इस क्राइसिस को निपटाने के लिए आएगा? तो इसका जवाब पार्शियली हां है, क्योंकि जिन 3 नेताओं का मैंने जिक्र किया वो उत्तर प्रदेश में ही उनका ठिकाना रहेगा 24 तक। क्योंकि आरएसएस को भी पता है कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा भी कमजोर होने का मतलब देश में सफाया होना है, इसलिए उत्तर प्रदेश पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए सभी परंपराएं तोड़कर, सभी प्रोटोकॉल तोड़कर, सभी स्थापित मानदंडों को तोड़कर आरएसएस के नेताओं ने योगी और केशव के बीच समझौता कराया है। अब ये समझौता कितने दिनों तक टिकेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कैडर के नेता हैं और वो पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जाते। मन तो बहुत उनका व्याकुल होता है, लेकिन वो कभी पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं करते। वो जो कुछ भी करते हैं पहले एक निगाह दिल्ली की तरफ डालते हैं, तब बोलते हैं। शायद इसीलिए दिल्ली से उनको कभी किसी ने कुछ मना नहीं किया है और समझौता आरएसएस ने कराया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और वो भी केशव के घर समझौता हुआ है, यानी एक पॉइंट पे उनको थोड़ा सम्मान मिला कि उन्हें समझौता करने नहीं जाना पड़ा। जिसको समझौता करना था वो उनके घर आकर समझौता करके गया है। लेकिन फिजिकली, प्रैक्टिकली केशव प्रसाद मौर्य को इस समझौते से कुछ खास हासिल भी नहीं हुआ है। यह भी एक बड़ा प्रश्न है। हम आज इसी विषय पर बात करेंगे कि सब ठीक ठाक है, ओके, सब ठीक ठाक रहेगा, इस पर संदेह है। और इस समझौते में केशव प्रसाद मौर्य को क्या मिला? 4.5 साल की उपेक्षा, तिरस्कार, जांच पर जांच, सरकार के फैसलों में उनको नजरअंदाज किया जाना, क्या ये सब केशव प्रसाद मौर्य भूल जाएंगे? प्रश्न बड़ा है। कुछ बयान सुने। सब लोग चुनाव की तैयारी में लगे थे, लगे हैं और लगे रहेंगे। न पहले कुछ गड़बड़ था, न कुछ अभी गड़बड़ है, न कभी भविष्य में गड़बड़ होगा। या मीडिया, सोशल मीडिया और विपक्ष के द्वारा कुछ भी कर दिया जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाजपा मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। केशव मौर्य जी के साथ किस तरह का छल और ठग इस सरकार ने किया है, उत्तर प्रदेश ने देखा है। पहले नेतृत्व की बात थी तो नेतृत्व तो इस सरकार ने दिया नहीं उनको। उनकी फाइलें रोकी गई, उनके नेम प्लेट नोचे गए। शायद वो भूल गए, हम लोगों को याद है। डूबता हुआ सूरज है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। 4.5 साल में आप अपनों को सम्मान नहीं दे पाए। आपके विधायक आपके खिलाफ बोलते रहे, सांसद आपके खिलाफ बोलते रहे, मंत्रियों की जो पिछड़े समाज और दलित समाज के हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता रो रही है और उसने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया 2022 में करना है। तो आज की डिबेट बहुत ही राजनीतिक है, घनघोर राजनीतिक है। और बयानों के प्रवक्ताओं के गौर से सुनिएगा, क्योंकि इनके बयानों में ही निहितार्थ छिपे होंगे। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, सुरेंद्र